नमस्कार दोस्तों, घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम 1885 से लेकर के 1947 तक के कांग्रेस के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसकी भारतीय स्वतंत्रता के में मुख्य भूमिका रही है। सर्वप्रथम हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े एक मिथक की चर्चा करते हैं, जिसके तहत ये माना जाता था कि ए ओ हुम, जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय या जो संस्थापक थे, एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ए ओ हुम थे। माना जाता था कि ए ओ हुम के अनुसार कि जिस प्रकार से 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति हुई थी, उसी प्रकार की एक पुनः भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति होने की संभावना है। इस कारण से उन्होंने जो है एक मंच प्रदान किया, ताकि लोगों का विचार जो है सब सामने आ जाए और एक सेफ्टी वाल के तौर पे इसको यूज किया जाए। लेकिन ये माना जाता था कि अगर अंग्रेज हुम और उनके उदारवादी दोस्तों ने उसे सुरक्षा वाल के तौर पे बनाया भी हो, तब भी हमारे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है अंग्रेजों का यूज एक तड़ित चालक के तौर पे यूज किया। सरकारी दमन के खिलाफ जो सरकारी दमन से बचाव के लिए अंग्रेजों का इस्तेमाल तड़ित चालक के रूप में या ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। तो अंततः हमें ये पता चलता है कि जो है हमारे राष्ट्रवादी नेताओं का जो विचार था कि इन अंग्रेजों को जो है, इन उदारवादी नेताओं को तड़ित चालक के तौर पे यूज किया और हमारे राष्ट्रवादी नेता सफल रहे। उसी का अध्ययन हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब अधिवेशनों के बारे में अध्ययन करते हैं, सारे चीजों को। शुरुआती दौर में जब ए ने इसकी स्थापना की थी, तो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से ए ने इसकी स्थापना की थी। ए ओ एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे ए ने, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। सारा चीज इंडियन नेशनल तो एक ही था, यूनियन खाली बदल करके कांग्रेस कर दिया। अब कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। उत्तरी अमेरिका, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। अब ए के बारे में, जो इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ए जब से इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे लेकर के जो है 1885 से लेकर के 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव या महामंत्री, आप कह सकते हैं, कहीं कहीं महामंत्री दिया है, कहीं कहीं सचिव दिया, सचिव के पद पे कार्यरत थे। कभी भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऑप्शनों में ये हुम रहता है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे। और जब 1912 में इनकी मृत्यु हो गए थे, जुलाई 1912 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी साल जो जुलाई में इनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी साल 1912 के कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस का इन्हें शिमला का सन्यासी भी कहा जाता था। शिमला का शिमला का सन्यासी भी कहा जाता था। और बहुत कम ही लोग इस बात को जानते होंगे कि बहुत ही बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे। पक्षी विज्ञानी क्या थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी पक्षी विज्ञानी।
भारतीय पक्षी विज्ञान का इन्हें पितामह भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय पक्षी विज्ञान का, भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी इन्हें कहा जाता है। तो एओ हुम एक आईसीएस अधिकारी थे, 1883 में रिटायरमेंट हुए अपने पद से। उसके बाद उन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना की। हमने मिथक के बारे में बताया, किस कारण से किया या इनके मन में क्या था। सारे इतिहासकार एक अनुमान ही लगा सकते हैं किसके मन में क्या है, कैसे जान सकते हैं। बस अपने अपने प्रिडिक्शन लोगों ने दिया है कि सुरक्षा वाल के तौर पे था या ये था। इनकी मंशा क्या थी ये तो खुद ही जाने। तो इस कारण से स्थापना किया और 1885 से 1976 सक्रिय रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव के तौर पे काम किया। और 1912 में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको भारत कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया था। एक और घटना इनके साथ 1857 का जब क्रांति हुई थी 1857 की, तो ये इटावा जनपद में जो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इटावा में डीएम के पद पे कार्यरत थे, जिलाधिकारी के पद पे कार्यरत थे। जब क्रांतिकारियों ने कलेक्ट्रेट को घेर लिया तो ये महिला के भेष में जो है साड़ी पहनकर किसी तरह से अपनी जान बचा करके भागे थे। ये इनकी तरफ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए कांग्रेस से शुरुआती दौर में सिर्फ बुजुर्गवा लोग जुड़े रहते थे, जो खाते पीते धन संपन्न व्यक्ति थे, जिसमें प्रमुख थे डॉक्टर, वकील, जज, यही सब लोग जुड़े हुए थे। सामान्य जनमानस के लिए नहीं बना था, क्योंकि उस समय इसकी फीस जो थी 10 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस थी, तो उस समय तत्कालीन के तहत बहुत ज्यादा थी। तो जन सामान्य बहुत कम जुड़ पाए थे। जब तिलक ने प्रयास किया, फिर गांधी जी आए, तो जन सामान्य लोगों का इसमें प्रवेश हुआ। तो गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने सम्मिलित हुए। 72 सदस्य सम्मिलित हुए थे। 72 और 78 दो इतिहास में आता है। 72 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या है और 78 जब गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए मार्च किए थे, तो उनके साथ शुरुआती दौर में 78 व्यक्तियों ने साथ चले थे। तो दोनों चीजों को याद करें, 78 72 व्यक्तियों ने साथ दिए थे, जुड़े थे। अब इसमें एक बात आता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन सदस्य नहीं सम्मिलित हुए थे। तो जैसे मान लीजिए बहुत लोगों ने सम्मिलित हुए थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, दिनसा वाचा, अन्य महान कई लोगों ने शामिल हुए थे। लेकिन एक सदस्य उस दौरान नहीं शामिल हुआ था, जो उस समय तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा नाम था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक आईसीएस अधिकारी थे और असम में एक कार्यरत थे, तो इनको जो है आरोप लगा करके निलंबित कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तत्कालीन भारतीय राजनीति के बहुत बड़े नाम था और ये किसी ऐसे इसमें सम्मिलित न हो, ये बड़ी घटना थी। तो क्यों नहीं सम्मिलित हुए थे, कई बार क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं होता, तो ये सुरेंद्र नाथ क्यों नहीं सम्मिलित हो, तो उसका भी एक रीजन था। इन्होंने एक संगठन बनाया था, इंडियन इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था, जिसका गठन उन्होंने किया था 1876 में। और इसकी पहली जो राष्ट्रीय
बैठक थी 1893 में। पहले तो स्थानीय लेवल पे चला था। 1883 में पहली राष्ट्रीय इसका बैठक हुआ था। दूसरी राष्ट्रीय बैठक जो है 25 को 25 दिसंबर को कलकत्ता में हुआ था। जिस कारण से जो है इसकी गठन कौन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने मिलकर के इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना की थी। और पहली इसकी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय जो बैठक थी, या अंतर्राष्ट्रीय कहिए या पूरे राष्ट्रीय स्तर की कहिए, 25 दिसंबर 1885 में हुई थी, जिसमें जो है कलकत्ता में हुई थी। और कांग्रेस का अधिवेशन जो है 28 दिसंबर को हुआ था। तो तत्कालीन समय में इतने संसाधन नहीं थे कि लोग एक दूसरे से यहाँ से जल्दी से जा सके। तो इस कारण से पहले बैठक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन कई बार बना है, इस वजह से हमने बता दिया। अब देखिए हमारी एक नक्शे में हम देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। भारत की राजधानी जो थी 1774 से लेकर के 1911 तक कहाँ थी? कलकत्ता में थी। तो द्वितीय दिल्ली दरबार जब लगा था, तो उस समय वायसराय हार्डिंग थे, तो उसमें दो निर्णय लिया गया था। एक, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया जाए, और दूसरा निर्णय लिया गया था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। तो उस कलकत्ता से तक राजधानी थी 1911 तक। तो ऑब्वियस है जहाँ पे राजधानी रहेगी वहां पे ज्यादा किसी राष्ट्रीय पार्टी की बैठक होने की संभावना थी। इसलिए कलकत्ता में बहुत ज्यादा तकरीबन 8 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था। उसके बाद मुंबई में जान लीजिए, उसके बाद मद्रास, तीनों मेट्रोपॉलिटन सिटियों में सर्वाधिक बैठक हुई थी। और एक दो चीज और जान लीजिए, त्रिपुरी अधिवेशन, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और पट्टा भाई सीतारामैया के बीच में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी रहे थे। और वो त्रिपुरी कहाँ पे है, ये बहुत बार पूछा है। त्रिपुरी, यहाँ पे त्रिपुरी 39 में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। और दूसरा पूछता था बेलगाम, बेलगाम यहाँ पे देख लीजिए कर्नाटक में है। तो इन सबों को जान लीजिए, थोड़ा सा नक्शे पे नजर रख लीजिए कहाँ कहाँ है। लाहौर यहाँ पे है। लाहौर में भी बहुत अधिवेशन था। तो लाहौर तत्कालीन भारत में ही था, अब भले पाकिस्तान में चला गया है। तो इस प्रकार से हमारे अधिवेशन हुए थे। पूरे पूरे भारत में अधिवेशन करने का उद्देश्य यही रहता था कि सारे जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का जागृत किया जाए। पूरे देश में घूम घूम करके जो ये बैठकें होती थी, इसका मेन उद्देश्य था कि पूरे देश के नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया जाए। अब देखिए प्रथम बैठक की ये फोटो है, जिसमें तस्वीर है, जिसमें सदस्यों ने मिलकर के फोटो खिंचवाया है, दिसंबर 1885। अब देखिए हम पहले अधिवेशन की बात करते हैं। पहले अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। पहला अधिवेशन पहले पूना में होने वाला था। पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में क्या हुआ, प्लेग फैल गया। प्लेग फैल जाने के कारण जो है अधिवेशन जो है बंबई में आयोजित किया गया। और बंबई में कहा, ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी प्रथम बैठक हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, याद करिए, वहां पे इसकी प्रथम बैठक हुई। और पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और कई चीजों पे प्रस्ताव पास किया, 9 प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें से जो प्रमुख था उसको हम बता देते हैं। प्रमुख यही था, आईसीएस की परीक्षा। पहले आईसीएस की परीक्षा कहाँ होती? सिर्फ लंदन में होती थी, इंग्लैंड में होती थी। उसको भारत में कराने की मांग पहले बैठक में किया गया था। आईसीएस की परीक्षा भारत में कराने की मांग। और दूसरा, जो लीटन महोदय थे, पहले हमारे भारत में आईसीएस परीक्षा जो आयोजित होती थी, पहले इंग्लैंड में ही होती थी। उसकी उम्र जो थी 23 वर्ष थी। तो भारतीय इसमें प्रवेश बहुत सारे भारतीय हो गए। जैसे आईसीएस, पहले आईसीएस कौन थे? प्रतियोगिता के माध्यम से परीक्षाएं 1853 में आयोजित करना प्रारंभ हुआ था। और पहले आईसीएस
सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने, जिन्होंने असम में कार्यरत थे, और उनको क्रांतिकारियों का सहयोग करने के कारण मतलब शक कर करके उनको निलंबित कर दिया गया। उसके बाद अरविंद घोष भी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए थे, इस कारण से उनका चयन नहीं हो पाया था। और सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की सारी परीक्षाएं पास की, उसमें सारा फिजिकल उजिकल सब पास कर लिया, लेकिन उन्होंने पास करने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक, तो ये जान लीजिए। तो उस समय क्या था, 23 वर्ष थी परीक्षाएं, इसलिए कई भारतीय भी उसमें सम्मिलित हो जाते थे अपने मेहनत के बल पर पे, और उसमें सफल होते थे। तो भारतीयों को रोकने के लिए लिटन का कार्यकाल क्या था, 1876 से लेकर के 80 तक कार्यकाल था। लिटन ने पूरा लोटपोट कर दिया था। इसने क्या किया, 23 से जो है 19 साल, अब सोच के देखिए 19 साल का बच्चा कैसे इंग्लैंड में जाकर के परीक्षा दे पाएगा। भारत का कोई बच्चा इंग्लैंड में जाकर के 19 साल का बच्चा किस प्रकार परीक्षा दिए। ये पूरी तरह से ये उम्र घटाने का उद्देश्य ही यही था कि भारतीयों का इसमें प्रवेश रोक दिया जाए। तो उसी की मांग जो है पहले बैठक में किया गया था। पहले बैठक में क्या किया गया था, आईसीएस की परीक्षा भारत में संपन्न कराने की मांग रखी गई थी, और उम्र जो है, जो लीटन ने 23 से 19 कर दिया गया था, पुनः 23 वर्ष करने की मांग रखी गई थी। ठीक है, 23 वर्ष करने की मांग रखी थी। समझ गए होंगे इस चीज की पहले बैठक की महत्ता। अब देखिए दूसरे बैठक में दादा भाई नेहरू जी से जुड़ा बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार आया था। दादा भाई नेहरू जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1886 में और 1893 में, और 1906 में अंतिम बार रहे थे। ठीक है, तो दादा भाई नेहरू जी को क्या क्या कहा जाता था, भाई दादा नेहरू जी से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हैं। ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता था, दादा भाई नेहरू जी को। दादा भाई नेहरू जी ने सर्वप्रथम भारत से धन निकासी के सिद्धांत को दिया था अपनी पुस्तक। अपना लेख था इनका, इंग्लैंड डेफ टू इंडिया। इंग्लैंड डेफ टू इंडिया नामक लेख में इन्होंने सर्वप्रथम जो है भारत से धन निकासी के सिद्धांत को दिया था। धन निकासी के सिद्धांत को दिया था, जैसे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, दी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल नामक इंडिया नामक एक उन्होंने पुस्तक की रचना की थी। और इंग्लैंड डेफ टू इंडिया, इन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें किस प्रकार से भारतीयों का शोषण, भारत का धन और संपदा यहाँ से इंग्लैंड जाता है, उसके बारे में हम एक बता देते हैं। मान लीजिए ये इंग्लैंड है और ये भारत। भारत से पूर्वी देशों का व्यापार, अरे यूरोपीय देशों का व्यापार भारत से बहुत वर्षों से होता था। कोई जरूरी नहीं कि स्थल मार्ग, जब वास्को डी गामा ने 1498 में समुद्री मार्ग जब खोजा, उससे बहुत पहले से स्थल मार्ग द्वारा भारत से व्यापार होते थे। तो बहुत सारे व्यापार रोम साम्राज्य से होता था व्यापार, जहाँ से आते थे सूती वस्त्र ले जाते थे, मसाले ले जाते थे, और सारी चीजें भारत से यहाँ से ले जाते थे। विलासिता की वस्तुएं भारत से यहाँ से आयात करते थे, यहाँ से आते थे व्यापारी अपना, उधर से बाद में समुद्र का रास्ता जब मिला, इस तरह से घूम करके आना। तो लेकिन यहाँ से जब
भारत आते थे तो भारत से बहुत सारी विलासिता की वस्तुएं, सूती वस्त्र और अपने जितने भी हाथी दांत और जितने विलासिता की वस्तुएं थी, मसाले वसाले सब ले जाते थे। मसालों की मांग यूरोप में इस कारण से बहुत सारी थी, क्योंकि वहां पे हमेशा जो है खंडकों में बर्फ जम जाता था, जिसके कारण खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिलती थी। तो वो लोग क्या करते थे, मांस को जो है नमक और काली मिर्च का लेप लगा करके रख देते थे और बरसात में खा, इस वजह से काली मिर्च या भारतीय मसालों की मांग यूरोपीय देशों में बहुत सारा था। तो भारत के सारे देश, सारे गांव अपने आप में निर्भर थे। भारत को किसी भी यूरोपीय वस्तु की, भारत को किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। भारत में प्रत्येक गांव में सारी निर्मित वस्तुएं हो जाती थी। भारत में ही सारे बनाने वाले, वस्तुएं बनाने वाले रहते थे और भारत में ही सारा बढ़ई बढ़ई गिरी का काम करता, लोहार रहता था। सारा चीजें भारत में स्वनिर्मित हो जाती थी। भारत को किसी विदेशी वस्तुओं की जरूर आवश्यकता नहीं थी। और भारत में जब कुछ मांगे मान लीजिए नहीं पूरी होती थी तो दो चार दस गांव मिला करके एक बाजार लगता था, वहां पे सारी वस्तुएं आती थी, लोग आपस में खरीद लेते थे। कभी भी यहाँ पे विदेशी वस्तुओं की डिमांड नहीं रही। तो लेकिन यूरोपीय लोग भारत में आते थे और यहाँ से वस्तुएं ले जाते थे, बदले में सोना चांदी, जिसे बुलियन कहा जाता था, सोना चांदी भारत में आता था और बदले में ये लोग सामान ले जाते थे। जो हर साल मान लीजिए मसाले हैं, हर साल उपजा जाते थे, खेतों में उपज जाते थे और बदले में हमको क्या मिलता था, सोना चांदी। और इस प्रकार से भारत एक सोने की चिड़िया हो गई थी। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, एक दो कुछ एक को छोड़ कर दिया जाए, तो सारे भारत में शक, होड़, पहलन जितने भी आए, ये सब भारत में ही बस गए। तो भारत का धन संपदा यहीं पे रह गया। मुगल भी आए तो भारत में ही बस गए, भारत से बाहर नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज क्या करते थे, शुरुआती दौर में तो मान लीजिए 1608 में अगर समुद्री मार्ग से व्यापार उनका शुरू हुआ, कैप्टन हाकिंस के द्वारा मान लीजिए आया, व्यापार दो चार 10 साल बाद शुरू हुआ था। तो 1700 शुरुआत में वो अभी सब वस्तुएं हमारे यहाँ से ले जाते थे और अपने यहाँ बेचते थे, बदले में हमको सोना चांदी देते थे। लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इनको दीवानी मिल गई और यहाँ से जो है इनकी लूट प्रारंभ हो गई। अब ये क्या करते थे, जबरन हमारे किसानों से जो है कच्चा माल उत्पादित करते थे। कच्चा माल यहाँ ले जाते थे और यहाँ पे जो है औद्योगिकीकरण भी शुरू हो गया था। भारतीय कच्चे माल के कारण जो है यूरोप में जो है औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ। नहीं तो जर्मनी इससे ज्यादा सक्षम था, वहां पे औद्योगिकरण शुरू हो जाता। तो यहाँ से भारतीय कच्चा माल जाता था और यहाँ से वस्तुएं निर्मित होती थी और फिर ये भारत में आकर के डंप कर दिया जाता और भारतीय से खरीदते थे, बदले में सोना चांदी देते थे। जो सोना चांदी आता था, अब जो है रिवर्स हो गया, सोना चांदी जाने लगा। तो यही हमारे ड्रिफ्ट टू इंडिया, इंग्लैंड ड्रिफ्ट टू इंडिया, इंग्लैंड में दादा भाई नेहरू जी ने ही सर्वप्रथम इसकी व्याख्या की थी। और दी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इनकी एक पुस्तक थी, किस प्रकार भारत गरीब होता जा रहा है इस अंग्रेजों के व्यापार के कारण। तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू, इंग्लैंड ड्रिफ्ट टू इंडिया लेख लिखा था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। और भी दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, तो जान लीजिए। दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी 1892 में किंग्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से लंदन के किंग्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चयनित हुए। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चयनित हुए 1892 से लेकर 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहते हुए भी इन्होंने जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1893 में। ठीक है। लंदन के किंग्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से उदारवादी दल के सदस्य के तौर पे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित हुए थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी गणित के अध्यापक थे। गणित भी इन्होंने पढ़ाया था एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में गणित के अध्यापक भी रहे हैं। एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में गणित के अध्यापक भी दादा भाई नौरोजी रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। हमसे जुड़ने के लिए जैसे हमारा उद्घोष एकेडमी का ऐप है, उससे आप जुड़ सकते हैं, जिससे यूपी टेट और अन्य परीक्षाओं की तैयारी होती है। आप जुड़े इससे और लाभ। आप देखिए, कांग्रेस के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। उस स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। भूमेश चंद्र बनर्जी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द इंडियन पॉलिटिक्स में कहा है कि कांग्रेस की उत्पत्ति डफरिन के दिमाग के खुराफाती उपज है। वहीं लाला लाजपत राय शेर पंजाब। देखिए, बहुत लोग भगत सिंह को शेर पंजाब समझते हैं, लेकिन लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता था। एक बार ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। डफरिन तत्कालीन वायसराय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। तो डफरिन वहां का वायसराय था। डफरिन का कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक का कार्यकाल डफरिन का था। उसी के कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरिन का सहयोग मिला था, लेकिन 1888 तक आते आते जब जॉर्जियो लुश के प्रेसिडेंट बने, तो वहां तक आते आते कांग्रेस के प्रति उनका अंग्रेजों का रवैया बदल गया। तो उसी में दो चार स्टेटमेंट है। देखिए, सर्वप्रथम जो हमने सेफ्टी वाल बताया था, और लाला लाजपत राय ने अपनी यंग इंडिया पुस्तक में अंग्रेजी साम्राज्य का सेफ्टी वाल कहा था। ठीक है। किसने कहा था? 1616 में लाला लाजपत ने अपनी पुस्तक। देखिए, यंग इंडिया, गांधी जी का जो यंग इंडिया है वो पत्रिका है, और लाला लाजपत राय की जो यंग इंडिया है पुस्तक की नाम है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। सेफ्टी वाल के तो कहा था सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने। और कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। 3 दिन का तमाशा, यह भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। अब देखिए, डफरिन ने क्या कहा था 1888 तक? शुरुआती दौर में अंग्रेजों के मदद से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, लेकिन 1888 तक आते आते डफरिन ने कहा कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी संख्या बहुत थोड़ी है। डफरिन ने कहा कि जो कांग्रेस से शुरुआती दौर में कम ही लोग जुड़े थे, क्योंकि बुजुर्गवा वर्ग के ही लोग जुड़े थे, जिसमें वकील अधिकतम संख्या में थे। वकील, डॉक्टर और इंजीनियर, जज। इंजीनियर कहाँ, माने जज थे उस समय। तो डाल्डफ और कर्जन ने उससे आगे बढ़ करके कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये स्टेटमेंट कई बार आ चुका है। ठीक है, कर्जन वाला स्टेटमेंट जनरल वे में कई बार आ चुका है, इस पर इसको ध्यान दीजिए। अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था भाई? बाल गंगाधर तिलक ने, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल और अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। इस वजह से इनकी थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट थे। कांग्रेस के अधिवेशनों को चापलूसों का सम्मेलन इन्होंने कहा था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है बहुत ही बड़े उस समय तत्कालीन समय में भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के लीडर थे, और ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। 1907 में इन्हें अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन गरम दल और नरम दल में टकराहट हो गई, जिसके कारण कांग्रेस विखंडित हो गया। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। लाल बाल पाल गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन 4 नामों को जरूर याद रखिए। तो उसमें से लाला लाजपत राय सिर्फ एक बार विशेष अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1920 में। अब देखिए, छुट्टियों का मनोरंजन भी तिलक ने इसे कहा था। ठीक। अब देखिए अगली, अब देखिए तीसरा अधिवेशन।
पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने किया था। दादा भाई नेहरू जी के बारे में बताया, तो तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत बार पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और 1887 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास, मद्रास में हुआ था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इतना ही जानिए। और भी था, सैनिक स्कूलों, भारत में भी सैनिक स्कूल बनाने का मांग की गई थी इस अधिवेशन में। और चौथा अधिवेशन जॉर्ज वी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज वी। और इसी अधिवेशन के बाद जो है अंग्रेजों से भारत कांग्रेस का संबंध थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा था, शुरुआत हो गई थी। जॉर्ज वी अध्यक्ष थे और ये अधिवेशन इलाहाबाद में था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अब अगला देखते हैं। अब देखिए, विलियम वेंडरबिल्ट। विलियम वेंडरबिल्ट एक सिर्फ इनके बारे में कई बार पूछता है, ये हुम के जीवनीकार थे। ये हुम के जीवनीकार थे विलियम वेंडरबिल्ट। ठीक है, 1913 में इन्होंने ये हुम की जीवनी लिखी थी और पांचवें अधिवेशन में जो बंबई में आयोजित किया गया था उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद फिरोज शाह, इनके समय में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में महिलाओं ने भाग लिया। अब देखिए, फिरोज शाह मेहता उदारवादी दल के लीडर थे और बहुत ही तेज तर्रार लीडर थे। इनको टाइगर ऑफ बॉम्बे भी के नाम से भी जाना जाता। टाइगर ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। इनके समय में पहली महिला स्नातक कौन थी? पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली। पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को संबोधित किया था। इसके पहले वाले अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने हिस्सेदारी की थी और कादम्बनी गांगुली पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को संबोधित किया था। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। एक मुस्लिम थे, दूसरे मुस्लिम थे रहमतुल्लाह सैनी, जिनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इनके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? 1896 का अधिवेशन है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिवेशन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया गीत वंदे मातरम का वंदे मातरम का गायन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से किया गया पहली बार 1896। देख लीजिए, कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सैनी थे और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ। कई बार पूछा है, अनगिनत बार, अनगिनत एग्जामिनेशनों में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में से लिया गया गीत वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका पहली बार गान किया गया। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सैनी जी थे। और एक और, धन निकासी के सिद्धांत का अनुमोदन मिला था
ये भी कई बार निकाया। धन निकासी के सिद्धांत का अनुमोदन, दादा भाई नेहरू जी के धन निकासी के सिद्धांत को इसी अधिवेशन में अनुमोदन मिला था। धन निकासी के सिद्धांत का अनुमोदन मिला था। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो रहमतुल्लाह सियानी के अधिवेशन कार्यकाल में हुआ था। अब देखते हैं, अब देखिए दिनशा वाचा, ये अधिवेशन थोड़ा सा इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया था कि 1901 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनशा ई वाचा अध्यक्ष थे। और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे। अब आप सोचेंगे कि 9 फरवरी 1915 को भारतीय गांधी जी भारत आए थे, तो कैसे 1901 में सम्मिलित हो गए थे? तो इसके बारे में बताते हैं। महात्मा गांधी अपने दक्षिण अफ्रीका आंदोलन के समर्थन के दक्षिण अफ्रीका आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए भारत आए, और 1901 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। उस दौरान उन्होंने गोपाल गिश गोखले, गोपाल गिश गोखले गोपाल गिश गोखले के यहाँ रुके गांधी जी। गांधी जी गोपाल गिश गोखले के यहाँ 1 महीना रुके, और उनके राजनीतिक क्रियाकलाप और उनके सामाजिक ताना बाना से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने गांधी जी ने अपना गुरु इनको बना लिया। किसको? गोपाल गिश गोखले को राजनीतिक गुरु। क्योंकि अब देखिए, जो ही गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आया, उसी के कुछ ही दिन बाद, 1 महीने के बाद, फरवरी में जो है गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी जब भारत आए, उससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले पूरे भारत में गांधी जी के बारे में जनता को बताए थे। तो अब गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। अब गुरुओं की बात कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? सी आर दास या चित्तरंजन दास। सी आर दास या चित्तरंजन दास, ये किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे सी आर दास। ठीक। अब पहला अधिवेशन गांधी जी इसमें सम्मिलित होते, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुए थे। 21वां अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले शामिल हुए थे, ये बनारस में आयोजित थे। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा जाता था। क्या कहा जाता? विपक्ष का नेता गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता था? उपनाम विपक्ष का नेता के नाम से प्रसिद्ध थे। अब देखिए एक बार फिर, एक दादा भाई नेहरू जी हैं। 1906 में गरम दल और नरम दल में टकराहट थोड़ा बढ़ गया था, तो दादा भाई नेहरू जी एक सर्वमान्य व्यक्ति के तौर पे थे, जिनका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर प्रस्तावित किया गया था। इस वजह से जो है गरम दल और नरम दल के बीच टकराहट कम से कम 1 साल के लिए टल गया था। तो दादा भाई नेहरू जी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने, और उस समय क्या थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे। तो दादा भाई नेहरू जी के अध्यक्षीय भाषण को दादा भाई नेहरू जी के अध्यक्षीय भाषण को गोपाल की अध्यक्षीय भाषण को, क्योंकि बुजुर्ग थे इस वजह से खड़ा होने में इनको थोड़ा दिक्कत थी, इस वजह से इनके भाषण को किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके अध्यक्षीय भाषण को गोपाल कृष्ण गोखले। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में
निजी सचिव के तौर पे, दादा भाई के निजी सचिव के तौर पे दादा भाई नेहरू जी के निजी सचिव के तौर पे जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार 1906 में सम्मिलित हुए थे और अध्यक्षीय भाषण गोपाल कृष्ण गोखले को दादा भाई नेहरू जी नहीं पढ़ पा रहे थे, तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा। स्वराज सर्वप्रथम कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द को लिया गया। अब देखिए अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे सूरत में उदारवादी दल है और एक गरम दल है। गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल माने लाला लाजपत राय। देखिए यहाँ पे गरम दल के नेता लाला लाजपत, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का प्रयास गरम दल वाले कर रहे थे, लेकिन नरम दल वाले जो है रास बिहारी बोस को रास बिहारी घोष है। बोस और घोष में अंतर है, अभी हम बताते हैं। रास बिहारी घोष को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का प्रयास कर। इस दौरान दोनों पक्षों में बहुत टकराहट बढ़ गई और लोग एक दूसरे को चप्पलों से मारने लगे, जिस तरह से विधानसभाओं में कभी कभी हो गया था। तो कुर्सियों से जो है एक दूसरे को प्रहार करने लगे और एक चप्पल जो है फिरोज शाह मेहता के सर पे जाकर लगी, जिससे फिरोज शाह मेहता बहुत नाराज हुए और जब तक फिरोज शाह मेहता जिंदा रहे गरम दल वालों को कभी भी कांग्रेस में शामिल नहीं होने दिए। अब देखिए यहाँ से जो है गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, गरम दल वालों को दमन की नीति अपना करके उनको दमन कर दिया और नरम दल वालों को छोटी छोटी रियायतें दे करके उनको फुसला लिया। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे अलग होकर के दोनों खुश नहीं हो पाए और फिर 1916 में दोनों एक दूसरे से मिले। तो अब देखिए रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में जो है ये सूरत अधिवेशन कई बार पूछा है, क्रम भी पूछ दिया है कई बार कि कौन सा अधिवेशन था ये जो सूरत अधिवेशन था। तो अगर जोड़ लेते हैं, अगर मान लीजिए याद नहीं रहा तो जोड़ लेंगे तो भी 23वां आएगा, नहीं जोड़ेंगे तो भी याद कर लीजिए 23वां अधिवेशन था। ये रास बिहारी घोष है। अब एक रास बिहारी बोस है भाई, ये नरम दल के नेता थे भाई। इनकी सिर्फ राजनीति में दो ही बार है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये 7 वाला अधिवेशन पूरा नहीं हो पाया था, यही अधिवेशन पुनः दोबारा 1908 में हुआ था, तो उसके भी अध्यक्ष यही थे। इसके अलावा बहुत सारा योगदान इनका नहीं रहा। लेकिन रास बिहारी बोस जो थे, ये जान लीजिए, बहुत लोग बोस लिख देते हैं, लेकिन ये जान लीजिए रास बिहारी बोस अलग थे, क्रांतिकारी थे। एक क्या थे? क्रांतिकारी। रास बिहारी बोस देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र में हेड कलर के तौर पे कार्य करते थे और एक क्रांतिकारी गतिविधियों में लीन रहते थे। जब लॉर्ड हार्डिंग दिसंबर 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने का हुआ, तो जुलूस के साथ जो है जा रहे थे चांदनी चौक पे, तो रास बिहारी बोस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सर, बोस ने जो है उन पे बम फेंकवाने की साजिश की थी। तो उस साजिश में जो है इनके नौकर जो थे बसंत विश्वास और मन्नत विश्वास और भी 2-4 लोग पकड़े गए, इनमें बसंत विश्वास को फांसी दे दी गई और जब राज खुला तो रास बिहारी बोस जापान पलायन कर गए। और गदर आंदोलन जो हुआ था, गदर 1913 में हुआ था, उसके साजिशकर्ता के तौर में भी रास बिहारी बोस का नाम आता है।
तो इन दो गतिविधियों में लीन होने के कारण उनको जो है भारत से पलायन करना पड़ा और वो जापान में रहे और जापान में इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और आजाद हिंद फौज के गठन में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने जो है देखिए 4 जुलाई 1943 सिंगापुर के कैथे भवन में कैथे भवन में आजाद हिंद फौज की कमान आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। तो ये फोटो कई बार आप देखे होंगे बहुत सारी किताबों में कि आजाद हिंद फौज की कमान जो व्यक्ति सौंप रहे हैं वो कोई और नहीं रास बिहारी बोस ही हैं, जो आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपे थे। और ये दो क्रांतिकारी गतिविधि में गदर आंदोलन और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकवाने की साजिश के तौर पे सम्मिलित थे। और जब लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया तो रातों रात ये देहरादून में चले गए अपने कार्यालय में और वहां पे जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की भर्त्सना की थी। लेकिन बाद में जब राज खुला तो ये जापान भाग गए, वहां जापान में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की गठन किया और फिर आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर 4 जुलाई 1943 में सिंगापुर के कैथे भवन में आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया इन्होंने। आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। बिशन नारायण धर के अध्यक्षता में 1911 का अधिवेशन हुआ था। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर टैगोर द्वारा रचित जन गण मन जन गण मन का पहली बार गान किया गया था कांग्रेस के मंच से। पहली बार 1911 एकदम इम्पोर्टेंट रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन की गान बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गान किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर दो देशों के राष्ट्रगान को लिखे हैं जो आज भी है। इन्होंने एक बंगाल विभाजन के समय 1905 में अमार सोनार बंगाल लिखा था। अमार सोनार बंगला या जो गीत लिखा था वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, आज भी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन का गान सर्वप्रथम जो ये अलग है, इस अधिवेशन से मत जोड़िएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन का पहली बार गान 1911 के रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार इसका गान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मधुलकर बांकीपुर में हुआ था, सिर्फ इसी वजह से इम्पोर्टेंट है कि ए होम की मृत्यु हो गई थी और ये इस अधिवेशन में ए होम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। कांग्रेस का पिता घोषित किया गया इस अधिवेशन में। यही इम्पोर्टेंट है इसकी। जो जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसी अधिवेशन को हम लेते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन 1916 का, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इसमें देखिए जो गरम दल नरम दल 1907 में बिखर गए थे
अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले की भी मृत्यु हुई थी, फिर आशु मेहता की, जितने भी प्रभावशाली नरम दल के नेता थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और नरम दल भी अपने आप में कमजोर हो गया था। तो इस कारण से जो है दोनों ने जो है समझौता कर लिया। तो इस अधिवेशन में जो है एनी बेसेंट प्लस तिलक के सहयोग से, ये बहुत बार पूछा है, किसके सहयोग से गरम दल और नरम दल एक हुए थे? एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से गरम प्लस नरम दल का एकीकरण हुआ था, पुनः एकी और एक और समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में जिन्ना और तिलक के बीच में। मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के मोहम्मद अली और जिन्ना और तिलक के सहयोग से कांग्रेस और लीग पैक्ट हुआ था। लीग माने मुस्लिम लीग, लीग पैक्ट, इसे कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था तथा लखनऊ समझौते के नाम से भी। इसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट के भी नाम से जाना जाता था। ये दो समझौते बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मौजूदाम ने। एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से गरम दल और नरम दल एक हुए थे और कांग्रेस तथा अरे जिन्ना तथा तिलक के सहयोग से जिन्ना और तिलक के समय कांग्रेस और लीग पैक्ट हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट के भी नाम से जाना जाता था। जैसे इसको जरूर ध्यान दीजिएगा जो जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 1917 का अधिवेशन जो था, एक प्रथम महिला जो थी वो कौन था? एनी बेसेंट की अध्यक्षता में होते। ये एनी बेसेंट आयरिश गणराज्य की थी, प्रथम प्रथम महिला अध्यक्ष। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट ने किया था और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1907 में एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसी समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी जब दोबारा आए थे तो गांधी जी परमानेंट आ गए, तो गांधी जी ने इसमें गांधी जी भारत आने के बाद, नहीं तो पहली बार लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि 1901 भी है। गांधी जी भारत आने के बाद कांग्रेस के अधिवेशनों में कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। देखिए गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने 2 साल तक भारत का भ्रमण किया। गोपाल कृष्ण गोखले के कथानुसार पहले भारत घूमो, पहले भारत के बारे में जानो, फिर उसके बाद इसकी राजनीति में सम्मिलित हो। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम जो आंदोलन किया चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन चंपारण आंदोलन बिहार में जो था, तीन कठिया पद्धति के 3/8 हिस्से में जो है खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करने के लिए प्रतिबद्ध थे किसान और जिसके कारण बहुत सारे किसान आत्महत्या करने लगे। तो इसकी जांच के लिए उनको राजकुमार जी ने वहां बुलाया था चंपारण में। तो वो चंपारण गए थे। पहला आंदोलन गांधी जी का चंपारण था 1917 में। उसके बाद उन्होंने दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918 में एक आंदोलन किया। इन मजदूरों को प्लेग बोनस के तौर पे कुछ पैसा मिलता था। तो
मिल मालिकों ने जब प्लेग समाप्त हो गया तो उसे वापस ले लिया। इस कारण से मजदूरों ने तर्क रखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे हमको जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। इस कारण से हमारा प्लेग बोनस जो मिल रहा था, उससे वापस नहीं किया जा। तो लेकिन मिल मालिक नहीं माने तो मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण पहला आंदोलन था भारत में गांधी जी का, दूसरा अहमदाबाद में मिल और तीसरा वाला था खेड़ा। खेड़ा किसान आंदोलन। यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया गया था, किसानों का टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण किसान टैक्स देना नहीं चाहते थे। इस कारण से आंदोलन हुआ था और इसका वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था और गांधी जी यहाँ पे, और इसमें अहमदाबाद इंदु कुमार याग्निक जी ने इनको आमंत्रित किया था यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल किसान आंदोलन में। तो इन तीनों आंदोलनों का क्रम भी कई बार पूछता है। और अखिल भारतीय नेतृत्व कब किया था? रौला टेक के बाद जो है भारत छोड़ो अरे असहयोग आंदोलन उनका पहला आंदोलन था राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे 3 आंदोलन गांधी जी ने किया था। ठीक, आप देखते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। एक कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। हमने कहा था कि गरम दल के सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, वो भी लाला लाजपत राय, वो भी विशेष अधिवेशन के। तो इसमें जो है असहयोग, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास करने के बात हुई थी। तो मोतीलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया था, लेकिन विरोध कौन कौन किया था? देखिए, सी आर दास, मदन मोहन मालवीय और बिपिन चंद्र पाल ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। सी आर दास ने क्यों विरोध किया था भाई? सी आर दास चाहते थे कि जो विधानसभाओं का चुनाव होने वाला था तुरंत ही, तो उसका बहिष्कार न किया जाए और हम लोग विधानसभाओं में सम्मिलित होकर के उसकी नीतियों का विरोध किया जाए। सी आर दास का ये मत था। लेकिन जब पूरा उसके बाद जो है वार्षिक अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था, तो तब तक विधानसभाओं का गठन हो चुका था। तो सी आर दास ने ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया और उन्होंने ही प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, जिसमें जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। उस प्रस्ताव को पहले तो विरोध किया था सी आर दास, चित्तरंजन दास ने इसी अधिवेशन में अपना विरोध वापस ले लिया और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वयं पेश किया और मोतीलाल नेहरू आदि ने इसका समर्थन किया। अब असहयोग आंदोलन के पास होने के बाद देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट जो गांधी जी को शैतान बोलती थी, और बिपिन चंद्र पाल और एस जी खड़पड़े आदि नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया। जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और लोगों ने जो है कांग्रेस को सदा के लिए छोड़ दिया। ये राघवाचारी के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए, हम आते हैं इम्पोर्टेंट। अब देखिए, एक विशेष अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की इंपॉर्टेंस क्यों थी? जो अबुल कलाम आजाद थे, सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 35 साल की उम्र में। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। 1923 दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। और सब 35 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र की आयु में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी यही किए थे। कब किए थे? फिर दोबारा उन्होंने 1940 से लेकर के 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उस दौरान असहयोग आंदोलन और सब, अरे भारत छोड़ो आंदोलन और सब आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिस कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न नहीं होता। इस कारण से जो है अबुल कलाम आजाद जो है भारत के प्रेसिडेंट लगातार बने रहे। तो पूछा जाता है 1942 का क्रिप्स मिशन के समय
क्रिप्स मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के समय कौन था? अबुल कलाम आजाद। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। आप देखिए, ये देखिए गांधी जी का बेलगाम अधिवेशन था जिसमें गांधी जी मंच को संबोधित कर रहे थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वो बेलगाम अधिवेशन था। गांधी जी पहली बार जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने उन दिसंबर, बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में है। अभी हमने नक्शे में दिखाया था, कर्नाटक में बेलगाम है। यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था। और इसी समय जो है कांग्रेस और लीग सदैव एक दूसरे से अलग हो गए। इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस और लीग सदैव एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है। और इस अधिवेशन की बार बार महत्व इसलिए है कि गांधी जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और एकमात्र बार अधिवेशन थे, इस वजह से इसको कई तरह से पूछता था। गांधी जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में। कहाँ पे? बेलगांव किस राज्य में है? कर्नाटक। और इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हुए। अब देखिए, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। अभी हमने बताया तीन महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1917 में एनी बेसेंट, और 1925 में सरोजिनी नायडू, और 1933 में नलिनी सेन। नलिनी एडिथ एलिन ग्रे इनका नाम था, एडिथ एलिन ग्रे। नलिनी सेन यतेंद्र मोहन दासगुप्त की ने लव मैरिज किया था। अब अभी आएगा तो बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाहौर अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। लाहौर अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। और लाहौर रावी नदी के तट पे इस अधिवेशन को गढ़ा कर पूर्ण स्वराज की मांग रखा था। और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब इसी 26 जनवरी को इम्पोर्टेंस देने के लिए भारतीय संविधान, जो हमारा नवंबर 1949 में बन करके तैयार हो गया था, इसी 26 जनवरी को इम्पोर्टेंस देने के लिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। पूर्ण स्वराज और स्वतंत्रता दिवस मनाने की। अब देखिए, कराची अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन में देखिए क्या हुआ था। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया था, कराची अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार बार बार पूछा है कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पास किया गया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अभी हमने बताया एडिथ हेरिंग ग्रे का नाम था।
एडिथ हेलेन ग्रे। एडिथ हेलेन ग्रे जो है एक अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज की बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले जो सरोज एनी बेसेंट थी, आयरिश महिला थी। और प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष की बात करें तो नलिनी सेनगुप्त थी। ये यतीन्द्र मोहनदास गुप्त की जो है पत्नी थी। इन्होंने यतीन्द्र मोहनदास एलएलबी की पढ़ाई करने जो है इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने लव मैरिज कर लिया था और नलिनी सेनगुप्त के घर वालों ने उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया, जिसके कारण वो भारत में आकर के रहने लगी। और जब 1933 में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जो है यतीन्द्र मोहनदास गुप्त को फांसी की सजा दे दी गई, तो उसी दौरान जो है इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नलिनी सेनगुप्त तत्कालीन समय में जो बांग्लादेश माने बंगाल में रहती थी, वो बांग्लादेश में चला गया और बांग्लादेश में रहने लगी। 1973 में जब इंदिरा गांधी एक बार बांग्लादेश की यात्रा पे गई थी, तो उन्होंने नलिनी सेनगुप्त से मुलाकात की और उस दौरान उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो वहाँ ये ले आकर के उनका भारत में इलाज करवाया और भारत में इनको पद्म विभूषण की उपाधि से मिला 1993 में। अब देखते हैं। 1936 लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक बात कहा था, हाँ मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना है। अब एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, भारत कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और लोगों ने किया था। अच्युत पटवर्धन लोगों ने मिलकर के जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की गठन किया था, जिसमें बहुत कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू बहुत समाजवादी थे, लेकिन जो है कभी भी वो उस पार्टी में नहीं सम्मिलित हुए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक समाजवादी के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन वो जो है कभी भी समाजवादी पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए थे, भले उसका समर्थन किए थे। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने कहा था, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना है। अब देखिए, फैजपुर अधिवेशन जो है बंगाल में है। फैजपुर पहली बार गांव में हुआ था। पहले इसके पहले जो था अधिवेशन कहाँ था? पहली बार गांव, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में आयोजित किया था और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये फैजपुर गांव में, बंगाल के गांव में हुआ था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जल्दी जल्दी इसको, अब देखिए हरिपुरा अधिवेशन। ये इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? हरिपुरा गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति की, राष्ट्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष कौन का? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब देखिए 1933 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस इसमें निर्वाचित हुए थे। जरा सा इसको हम ध्यान से देखते हैं। अब देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में है। इसको कई बार पूछा है। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में है, 39 में हुआ था। पहली बार जो है अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन, पहली बार। इसके पहले क्या होता था? सर्वसम्मत से हो जाता है। पहली बार निर्वाचन हुआ। एक प्रत्याशी कौन थे?
और दूसरे प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया। एक सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरे के पट्टाभी सीतारमैया थे। एक गांधी समर्पित उम्मीदवार थे और सुभाष चंद्र बोस स्वतः अपने दम पे लड़ रहे थे। तो जब निर्वाचन हुआ था, पहली बार निर्वाचन हुआ और गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को सर्वसम्मत से हुआ जाए, लेकिन वामपंथियों का वर्चस्व बना रहे, इस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने पुनः इलेक्शन लड़ा। 38 में थे ही और पुनः उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और इसमें देखिए 1580 वोट सुभाष चंद्र बोस पाए, 1377 वोट पट्टाभी सीतारमैया पाए, 203 मतों से जो है सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हो गए। लेकिन कारखानी के गठन के मसले पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सदैव के लिए कांग्रेस छोड़ दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लेकिन देखिए पट्टाभी सीतारमैया पराजित कैंडिडेट थे, इसलिए नैतिकता के कारण इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और फिर अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना। इस अधिवेशन में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। वामपंथी वर्चस्व के कारण गांधी जी इस अधिवेशन से दूर रहे और अपने प्रतिनिधि के तौर पर गोविंद बल्लभ पंत को इस अधिवेशन में भेजा था। गोविंद बल्लभ पंत को ध्यान रखिए। अब देखिए इस अधिवेशन की बात करते हैं। 40 से 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 40 में अबुल कलाम आजाद बने थे तो वही कंटिन्यू 45 तक थे। तो 45 तक के दौरान में जितनी भी घटनाएं हुई थी उसका अध्यक्ष ये जान लीजिए अब्दुल कलाम आजाद। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और जो भी घटनाएं हुई थी, मान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी घटनाओं में के समय अबुल कलाम आजाद या उस दौरान जितनी बैठकें हुई थी उसमें जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने किया था तो उसका नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, यही इसका इम्पोर्टेंस है। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। 46 में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वे प्रधानमंत्री बनने वाले थे, इस वजह से इन्होंने नवंबर में इस्तीफा दे दिया। तब जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। और भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। एक सवाल और पूछता है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लाइमेट एटली। इसी के साथ इटली के साथ मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों को जो है समाप्त करता हूँ। फिर किसी और टॉपिक को लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।